अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। सैलाब ने जो तबाही मचाई है उसका इम्पैक्ट अब हमारे सामने आना शुरू हो गया है। ना सिर्फ जो 3 करोड़ 30 लाख आबादी बराह रास्त मुतासर हुई है इन सैलाब से, बल्कि जो इसका अब मनफी असर है वो पाकिस्तान की जो दूसरी आबादी है उन पर भी आना शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं जिसमें प्याज हों या टमाटर हों, उनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है, गैर मामूली इजाफा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सैलाब की वजह से जो फसलों को नुकसान पहुंचा है, जो सप्लाई चेन के अंदर तातुल आया है, तो उसके नतीजे में ये जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है और आगे चलकर मजीद उसमें इजाफा होने का भी खदशा है। तो शहबाज, आज भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो दौरे कर रहे हैं जो सैलाब ज़दा इलाके हैं। तो आज वो गिलगित बल्तिस्तान गए, वहां पर भी उन्होंने $3 अरब की $3 अरब रुपए का जो है ना वो ऐलान किया इमदाद का कि सैलाब की जो तबाहकारियां हैं उससे कैसे निपटा जाए। इससे पहले उन्होंने सिंध का दौरा किया, बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा भी गए। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे जो कंसर्न वाली बात है, एक तो वहां पर बराह रास्त ऐसे लोगों को जाहिर है कि रेस्क्यू करना, उनको रिलीफ मुहैया करना, और सबसे बड़ी बात इवन के ये हमारे लिए भी हैरान कुन बात है कि सिंध के अंदर गालिबन देखें आपको कि सिर्फ सिंध के अंदर आपको 10 लाख खैमों की जरूरत है और सिंध हुकूमत के पास को लगभग मेरे ख्याल में 86,000 खैमे थे जो उन्होंने बांट दिए। पूरे पाकिस्तान में कुछ 2 लाख खैमे थे। तो ये सिंध के अंदर ही सिर्फ खैमों की कमी को पूरा करने के लिए आपको कितनी एफर्ट करने की जरूरत है। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान, मेरे ख्याल में खुला उन्होंने एतराफ भी किया कि हुकूमत पाकिस्तान अकेले ये इस सारी आफत से नहीं निपट सकती, इसीलिए बैन अक़वामी बिरादरी की जो है वो मदद भी चाह रही है। बिल्कुल सही कहा। ये स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा है कि शायद डेवलप कंट्री भी इतना प्रिपेयर ना हो इस किस्म की डिजास्टर को मीट करने के लिए। वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं तमाम सूबों में, स्पेशल एरियाज में। उसे एक फायदा ये होता है कि जो लोकल वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो एक्टिव हो जाती है और लोगों तक इमदाद जो पहुंचनी होती है वो स्पीड अप हो जाती है और लोगों के जो मसाइल है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ये तो एक लिहाज से अच्छी चीज़ है। अभी तक इन्होंने कोई तकरीबन 36 अरब रुपए का ये इमदादी पैकेज जो है मुख्तलिफ सूबों में और GB में ये अब अनाउंस कर चुके हैं। इसी हफ्ते इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी 103 अरब रुपए की एक उन्होंने ग्रांट मंजूर की है। ये जो 25,000 रुपए फी फैमिली इन्होंने वन टाइम इमदाद करनी है। पहले इनका ख्याल था कि कोई मेरा ख्याल 11 या 12 लाख लोगों को देना चाह रहे थे, अब उसको ये बढ़ाकर कोई 41 लाख फैमिलीज तक पहुंचा रहे हैं। दिस इज वन टाइम। ये सिर्फ रिलीफ के लिए है। जो रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कामरान वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि अब जो अदाद-ओ-शुमार सामने आना शुरू हो गए हैं। ऑल्दो अभी भी हतमी जो नंबर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि काम हो रहा है, वजारत खजाना भी कर रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कर रही है। नंबर तो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकता क्योंकि अभी तक तो ये भी इत्तलात हैं कि शायद तमाम जो मुतासरा आबादियां हैं उस वक्त तक मेरे ख्याल में इमदाद पहुंची नहीं। अगर वो नहीं पहुंची तो असेसमेंट कहां से होगी। तो जो आप लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं, खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि ये जो सैलाब है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी सैलाब आते रहे हैं, 2010 को आपको पता है, उससे पहले लेट 90s में भी सैलाब आते रहे हैं। लेकिन जो अभी असेसमेंट आ रही है कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मेरे ख्याल में तबाहकुन सैलाब है। जो इवन के सेटेलाइट से जो अब इमेजेस जो सामने आ रहे हैं तो उसमें यह कहा रहा है कि कोई 118 जो इजला हैं वो अभी तक इससे मुतासर हो चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजास्टर जो है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, ये देखें, ये जो 118 इजला वाली बात है ये पहली दफा कल सामने आई है। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब भी और NDI में भी यही बता रहे थे कि कोई 110 इजला जो है वो मुतासर हुए हैं और कोई 3 करोड़ 30 लाख अफराद जो है वो इससे अफेक्ट हुए हैं। लेकिन कल एक मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उसका जो बेसिक पर्पस ही यही था कि जो नंबर्स थे उनको फाइनलाइज करना था कि कितने नुकसान हुए हैं। क्योंकि जब तक ये आपके नंबर्स फाइनल नहीं होते, आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, इंटरनेशनल लोन्स के लिए, आप बड़ी कोई इमदाद के लिए आप नहीं अप्रोच कर सकते। तो जो कल वहाँ पे वजारत खजाना में इजलास हुआ उसमें एक तो जो मिनिस्ट्री की अपनी एक उनकी इनिशियल फाइंडिंग्स थी वो उन्होंने शेयर की। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी असेसमेंट दी वो थोड़ी सी ज़्यादा वो अलार्मिंग थी। एक तो जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत सारे जगहों पे तो हुकूमत पहुंच ही नहीं सकी, बल्कि जो वो फलाही तंजीमें काम करें वो भी नहीं पहुंच सकी। तो हुकूमत तो गालिबन फोकस करी थी 110 इजला के ऊपर। जो कल बात बताई गई है कि 118 जो इजला हैं वो मुतासर हुए। इसका मतलब 8 इजला ऐसे थे जो कि
उनके रडार के ऊपर ही नहीं थे। और ये जो डाटा स्टेट बैंक ने कल वहां पे दिखाया है, वहाँ एक सैटेलाइट इमेज भी दिखाया उन्होंने, ये स्पार्को की तरफ से था, तो उनके पास था। दूसरा जो वहां पे बड़ी बात हुई कल कि दिस टाइम हाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो एरियाज हैं वो मुतासर ज्यादा हुए हैं। 2010 में इसके जो लॉसेस ऑल्दो उस वक्त भी कोई आपके तकरीबन 9.7 अरब डॉलर या 10 अरब डॉलर के करीब थे। इस दफा वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ जहां पे ज्यादा हो रही है वहां पे इसका इंपैक्ट ज्यादा आ रहा है। तो जो अभी कुछ इनिशियल चीजें हम शेयर कर लेते हैं नाज़रीन के साथ। कल की मीटिंग में जो चीजें सामने आई, एक तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है जो कि बड़ा नंबर होता है, इस साल जो हुकूमत का तखमीना था, उनका टारगेट था 5% ग्रोथ रेट का। वजारत खजाना का जो इनिशियल एस्टीमेट है उसके मुताबिक ये 2% हो जाएगी कामों के सैलाब की वजह से। वो इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट बता रही है वजारत खजाना वो कोई 3% है। इसके मुकाबले में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ख्याल में कि ये होगा तो ये 2% के करीब ही, लेकिन वो नेगेटिव इंपैक्ट को 2% बता रहे हैं। उसकी वजह ये है कि स्टेट बैंक पहले ही सैलाब से पहले ही वो 3.5 से 4% ग्रोथ रेट की बात कर रहा था। दूसरा जो बड़ा एक नंबर है वो आपकी महंगाई कितनी होगी, सैलाब के जो आपके असरात आ रहे हैं उसकी वजह से अभी भी जो दरियाओं में सूरत हाल है कुछ बेहतर नहीं है, काफी खराब सूरत हाल है। वजारत खजाना के बकौल कोई तकरीबन जो इन्फ्लेशन रेट हो सकता है एवरेज वो 24 से 26% हो सकता है, जो कि सैलाब से पहले 20% एवरेज की बात हो रही थी। अगर 26% इन्फ्लेशन रेट एवरेज है तो इसका मतलब ये होगा कि इस साल जो सालाना आपका महंगाई की शरह होती है अफरात ज़र की वो कोई 30% से ज्यादा रह सकती है। ये भी काफी अलार्मिंग नंबर है। लेकिन इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये ख्याल है कि कुछ शॉर्ट टर्म में तो महंगाई की शरह ऊपर जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद इसका कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हतमी बात अभी नहीं की जा सकती क्योंकि इसके ऊपर एक्सरसाइज हो रही है। जो जीडीपी लॉसेज हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज जो आपका ज़राअत का शोबा है, जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के एस्टिमेट्स हैं वो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। और इन टर्म्स अगर आप रुपए की उसकी टर्म में बात करें, कोई 503 अरब रुपए का जो वैल्यू एडिशन होनी थी ज़राअत के शोबे में वो इस दफा नहीं होगी। 503 अरब रुपए का नुकसान है। जो आपकी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये कोई तखमीना कोई 224 अरब रुपए का है। और सर्विसेज जो खिदमत का शोबा है उसके अंदर 450 अरब। खिदमत का शोबा इसलिए ज्यादा इफेक्ट होता है कि अगर ज़राअत इफेक्ट होती है तो मैन्युफैक्चरिंग भी इफेक्ट होती है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट होती है और ज़राअत भी इफेक्ट होती है तो फिर सर्विसेज भी इफेक्ट होती है। कामरान ये इनके एस्टिमेट्स हैं और इनके ख्याल में कोई 11 अरब डॉलर का इस साल नुकसान हो सकता है। दिस इज द मिनिमम नंबर। मेरे ख्याल में जो अलार्मिंग चीज है ये तो आपने ज़ाहिर बताया कि इवन के मनफी ग्रोथ होने का खदशा है ज़राअत के शोबे में। और जो 3 बड़ी हमारी फसलें हैं उसमें गंदम है, गन्ना है, कपास। अब जो वो हमने अहदाफ सेट किए थे इस माली साल में, तो इन फ्लड्स के बाद कहा जा रहा है कि अब उसके अंदर भी शायद हमें नजरसानी करनी पड़ेगी कि उसमें भी कमी वाक़ होने का खदशा है। और अगर ये लेट से कि गंदम का टारगेट हम मीट नहीं करते, पहले ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास की पहले ही शॉर्टेज थी, उसमें भी कमी आती है, तो अगेन ये तो हमारे लिए एक आप कह लें एक तो लोकल आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, उसको जब आपको रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा तो फिर आपके एक्सटर्नल सेक्टर पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो मेरे ख्याल में जो चैलेंज है, ये चैलेंज नहीं है बल्कि मल्टीपल चैलेंजेस इस वक्त शायद गवर्नमेंट के ऊपर आन पड़े हैं। ये बात ठीक है। ये आपने ज़राअत का अगर आप बात कर लेना, इसका जो जीडीपी ग्रोथ इन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ ज़राअत के शोबे से वो 3.9% थी। अब इनके ख्याल में ये मनफी 1.8% होगी। तो 4% से आप मनफी 1.8 का मतलब है कि ये कोई रफली कोई 5.5-6% का उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आ रहा है वो आपकी जो फसलें हैं उसके ऊपर, उसमें -9% ग्रोथ होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगी। जो पिछले साल का जो पैदावार थी उससे भी कुछ फसलों में ओवरऑल अगर एवरेज पे जाते हैं तो 9% मनफी है। और जो बड़ी फसलें हैं 4-5 जिसको कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है, हमारे घरों के चूल्हे चलते हैं, वो भी उसके अंदर -18% उसके अंदर इन्होंने इनिशियल एस्टिमेट्स के नंबर्स। अब हम दोबारा कहते हैं ये हतमी नहीं है। लाइफ स्टॉक चूंकि 9 लाख से ज्यादा जानवर अभी तक मारे जा चुके हैं, इसके अंदर लाइफ स्टॉक में भी जो पहले इनके कोई एस्टिमेट्स थे कि शायद कोई 3.7% ग्रोथ हो जाएगी, वो कम होकर अब 2% हो जाएगी। इंडस्ट्री का भी जो ग्रोथ रेट 5.8% ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 2.8% होगा। खिदमात में ये कोई कर रहे थे 5%, वो भी इसमें कम हो, बहुत काफी कम हो जाएगा। जो फसलों की आपने बात की है, अब गंदम का जो टारगेट था जो बजट में इन्होंने रखा था वो कोई 26.2 मिलियन मैट्रिक टन था। जो वजारत खजाना का तखमीना है उसके मुताबिक इसमें कोई 12 लाख टन की
कमी मुतवक्के हो सकती है। और 12 लाख टन की कमी का मतलब यह है 12 लाख टन की मजीद इंपोर्ट। पहले ही हम कोई 30 से 40 लाख इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसकी अच्छी खासी कोई आज की कीमत पे देखें तो शायद $1 अरब, $800 मिलियन, $1 अरब के करीब आपको इसकी हिट पड़ेगी। फिर सब्सिडीज इसके ऊपर होती है, क्योंकि जो लोकल गंदम है उसके ऊपर जब उसको यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आप बेचते हैं तो उसके ऊपर सब्सिडी 35 रुपए फी किलो है आटे के ऊपर, और जो इंपोर्टेड गंदम का आटा है उसके ऊपर सब्सिडी है तकरीबन 60 रुपए। तो ऑलमोस्ट ये डबल हो जाता है। फिर ज़राअत के बाद जो दूसरी बड़ी फसल जो इफेक्ट हो रही है वो चावल है। 86 लाख मेट्रिक टन का तखमीना था। अब इनका यह ख्याल है कि चावल कोई 77 लाख मेट्रिक टन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसमें भी कोई 8.5 लाख टन इसमें कमी मुतवक्के है। ये खदशा है। शुगर केन, गन्ना, ये कैश क्रॉप है। इनका ख्याल था कि इस दफा का जो तखमीना था कोई 78.8 मिलियन मेट्रिक टन की बात कर रहे थे, हो सकती है इसकी पैदावार। अब जो रिवाइज नंबर आ रहे हैं वो कोई 70.8 मिलियन, कोई रफली 71 मिलियन टन के हैं। यहाँ पे भी कोई 78 लाख टन जो है वो कम गन्ने की पैदावार, ये इसका इनका ख्याल है। दो तरह से इफेक्ट होगी, तो खड़ी फसल है और दूसरी जो नई बुवाई होनी है इसकी वो भी सर पे खड़ी हुई, उसके ऊपर भी इंपैक्ट होगा। कॉटन अगेन मेजर इंपैक्ट कॉटन के ऊपर आ रहा है। 11 मिलियन बेल्स इनका टारगेट था, मे बी टारगेट शायद थोड़ा सा ज्यादा हो, बट अब इनका ये ख्याल है कि जो बेस्ट इनको मिल सकती है प्रोडक्शन कोई 54 लाख मिलियन बेल्स। यहाँ पे मैसिव इंपैक्ट आ रहा है और यहाँ पे इंपोर्ट्स इनको करनी पड़ेंगे। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी कॉटन की जो प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर चलती है, यहाँ पे फिर हिट आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसकी लास्ट मेज के ऊपर जो है ना मकई में भी कोई जो इनका तखमीना था कोई 72 लाख मेट्रिक टन की पैदावार थी, अब ये को कह रहे हैं 53 लाख। यहाँ पे भी कोई 18 लाख टन की कमी है। तो अदाद शुमार अच्छे नहीं आ रहे, हालात खराब हैं और एफर्ट ज्यादा चाहिए। और ये सिर्फ इब्तदाई तखमीना है, जैसे जैसे जाहिर है कि इसका फुल इंपैक्ट आएगा तो आपको होगा कि ये सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है। मुझे भी मौका मिला 3-4 रोज पहले चारसद्दा और नौशहरा में मैंने विजिट किया जो सैलाब ज़दा इलाके थे। तो चारसद्दा में मेरी वहाँ पे एक शख्स से मुलाकात हुई, वो एग्रीकल्चरर्स थे और वो रोड के ऊपर मोटरवे के ऊपर बैठे हुए थे। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी 50 एकड़ अराजी है, उस 50 एकड़ अराजी पे उन्होंने डिफरेंट जो सब्जियाँ, डिफरेंट जो ज़राअत की जो प्रोडक्ट्स थी वो उगा रखी थी, अब वो सब पानी के अंदर चली गई हैं और उनको कंप्लीटली वो अब रोड के ऊपर आ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वो वापस अगर जाएंगे, जब सैलाब का पानी खत्म भी होता है, जब उतरता है तो वापस वो क्या करेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। मतलब ये एक इनफरादी स्टोरी है, इस तरह की कई हजारों लाखों स्टोरीज आपको इन सैलाब ज़दा इलाकों में मिलेंगे। तो चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जाहिर है कि तस्करा करेंगे जो अगस्त के महीने में महंगाई की क्या शरह रही है, रिकॉर्ड टूटे हैं। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया। अगस्त के महीने में जो महंगाई की शरह रही है वो तकरीबन 27.8% रही है और लास्ट टाइम पाकिस्तान में जो इस तरह महंगाई की शरह थी वो 1975 में थी। तो तसव्वुर करें कि इस वक्त महंगाई ने किस तरीके से लोगों की कमर तोड़ दी। और शहबाज, सबसे जो परेशान कुन बात है कि ये जो आदाद शुमार हैं, जो सैलाब का जो इम्पैक्ट है वो उसमें अभी शामिल नहीं है, जो आगे चल के हम बात भी करेंगे। ये उससे पहले का है, यानी कि 2-3 चीजों ने तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। एक जो तेल की कीमतों के ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट ने खत्म की और जो बिजली की कीमतों में जो होश रुबा इजाफा किया है, लोगों के होश उड़ गए हैं। ये 2-3 मेरे ख्याल में मोटी मोटी चीजें जिसकी वजह से आपने 47 साल का जो महंगाई का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। तो अल्लाह खैर करे, पता नहीं आगे क्या होगा। और इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को हम पे रहम नहीं आ रहा। जो टैक्सेस के बोझ अभी भी डाले जा रहे हैं और जितना IMF से मुआहदा किया गया उससे ज्यादा डाले जा रहे हैं। आपने ठीक कहा, महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है जी, 27.3%। ये एवरेज नंबर होता है, इसका मतलब है एक्चुअल जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है मुल्क के अंदर वो इससे कहीं ज्यादा है। कुछ शहरों में कम इंपैक्ट होता है, कुछ में ज्यादा, तो उसको एवरेज आउट करते हैं तो ये सालाना बुनियादों पर 27.3% अगस्त का नंबर आया है। मतलब जो इंटरनेशनल जो एक इकोनॉमिस्ट है वो तो कहते हैं ये ट्रू नहीं है, वो तो शायद
को 45 के ऊपर वो बता रहे हैं। 38 समथिंग की उन्होंने बात की थी जब ये मेरा ख्याल 21% था, तब उन्होंने कहा था कि 15% शायद 45% से ऊपर की बात इसके अंदर भी अगर आप देखें जो शहरों के अंदर है वो महंगाई की इशारा कोई 26.2%, लेकिन देहातों में अभी भी 29% है। तो जैसे मैंने कहा 27.2%, जो कि 47 साल तारीख का हाईएस्ट नंबर है, वहां वो भी एवरेज है। तो देहातों में ऑलरेडी 29% इन्फ्लेशन टच कर चुकी है। जो फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन भी 29% सिटीज में है और देहातों में ये 30% को क्रॉस कर गई है। तो सूरत हाल काफी ज्यादा खराब हो रही है। इसकी वजह पीछे वही है जिस तरीके से जितना आपने पीटीआई को ब्लेम करना है आप कर लीजिए, लेकिन अब पीएमएलएन के भी इसके अंदर टैक्सेशन शामिल हो चुकी है और पीएमएलएन भी जो इनएफिशिएंसी की कॉस्ट है आपकी पावर सेक्टर की, वो कंज्यूमर्स को वो पास ऑन कर रही है। 123% एवरेज बिजली की कीमतों में अगस्त में इजाफा हुआ है एज कम्पेयर टू अगस्त 2021। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि एक छोटी सी एग्जांपल मैं अपनी आपको दे देता हूं ना, कि इस महीने में यूजुअली जो एवरेज आपका बिल था, मैक्सिमम ज़ाहिर है कि एयर कंडीशनर्स चलते हैं, तो 18 से 19 हज़ार रुपए मैक्सिमम बिल आता था। तो इस महीने जो है वो मेरा बिजली का बिल जो है वो 37 हज़ार रुपए बिल आया है। तो आप तसव्वुर करें तो आप वही जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से, और यूनिट्स वही हैं, जो एवरेज यूनिट्स आपकी जो कंज्यूम होती हैं वही हैं, लेकिन बिजली की कीमत में अनबिलीवेबली इजाफा। और उसमें एक जो चीज़ मुझे नजर आई है कि पहले जो डिफरेंट स्लैब्स थे वो अब इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन, ये मुझे लगता है कि हिडन चार्जेस हैं, एक फ्लैट रेट लगा हुआ है कि शायद 30 रुपए फी यूनिट जो है ना उन्होंने इसको करके उसके साथ वो कर दिया है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में हमें भी नहीं पता थी। हम तो समझ रहे थे कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टरली जो इंक्रीज हुई है प्राइसेस, तो इसके अंदर भी कोई गेम की है गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में। गेम एक नहीं, गेम 2-3 हो चुकी हैं और लोगों को जो सच्चाई है वो बताई नहीं जा रही। हम कोशिश तो करते हैं कि लोगों के सामने सच लाया जाए। 2-3 चीजें हुई हैं जो जिसकी वजह से आपके अगस्त के जो बिल्स हैं वो इतने ज्यादा आए हैं, जो सितंबर में भी लोगों को रिसीव हुए और कुछ को अगस्त में रिसीव हो गए थे। एक तो IMF के साथ मुआहदे के तहत आपको जो कंज्यूमर है उसको पहले अगर उसका 300 यूनिट्स की कंजम्पशन है तो उसको जो पिछली जो स्लैब होती थी 200 यूनिट वाली, उसको 200 यूनिट का रेट लगता था, और जो 200 से 300 के दरमियान जो उसके यूनिट्स होते थे उसके ऊपर नया जो अगली स्लैब का रेट लगता था। तो वो पिछली स्लैब का एक उसको फायदा होता था, उसका बिल थोड़ा सा कम होता था। तो कल रात नाजरीन जो IMF ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके ऊपर हम कल डिटेल में इंशाल्लाह प्रोग्राम भी करेंगे, जो पिछली स्लैब का बेनिफिट था वो इस हुकूमत ने खामोशी से खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे अपने बिल्स के अंदर आपको एक फ्लैट एक ही रेट लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसका कामरान भी जिक्र कर रहे हैं। और एक और चीज जिसके ऊपर लोगों में अभी क्लैरिटी नहीं है कि कहा जा रहा है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो इजाफी बिजली की कीमत में इजाफा हुआ था वो वापस ले लिया गया है। आपको हम बता रहे हैं जो कहानी वो 200 यूनिट्स तक की है। हुकूमत अगर चाहे तो हमें करेक्ट कर सकती है कि जो पहले हुकूमत ने अनाउंस किया था, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि 300 यूनिट्स तक का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मैंने माफ कर दिया है, लेकिन इससे पहले जो 200 वाले यूनिट्स की कहानी ये है कि फैसला ये हुआ था कि जो अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उनको अगस्त में नहीं उनको चार्ज होगी, उसके बाद आगे वाले महीनों में वो रिकवर होगी। ₹1.65 फी यूनिट हर महीने आपके बिल में इजाफी लग के आएगा। तो ये आप भूल जाएं कि आपका कोई जो बिजली की कीमत में आपको कोई रिलैक्सेशन मिली है, ये वक्ती तौर पर डेफर किया गया है। और वो केसेस जहां पे जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स है वहां पे उनकी 200 यूनिट्स तक कंजम्पशन है, वहां पे इन्होंने ये जो आपको बिल्स मिले, एक बिल मेरे सामने पड़ा हुआ है, वहां पे जो रेट है ₹3.90 इन्होंने ऑलरेडी ₹9.90 में रिकवर कर लिया है, और बाकी जो ₹6 फी यूनिट बचते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में वो अगले महीनों में ₹1 फी यूनिट माहाना आपसे रिकवर होंगे। तो खुश मत होइएगा। जहां तक बात है आपके 300 यूनिट्स की, वज़ीर आज़म साहब ने जो कल अनाउंस किया है, इसके ऊपर अभी तक नेपरा ने या पावर डिवीजन ने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। जब वो भी नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे कि वहां पे भी कुछ चालाकी करने की कोशिश की है या एक्चुअली आवाम को कोई रिलीफ दिया गया है। लेकिन प्रिंसिपल अगर ये है कि 200 यूनिट्स तक आपने बोझ डालना है तो फिर मेरे ख्याल 300 के लिए भी वही बोझ होगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल हुकूमत की वो किसी भी किस्म की रिलीफ देने की तैयार नहीं हो रही। जब भी कोई हुकूमत का वजीर चाहे प्राइम मिनिस्टर आपको कहे कि मैं आपको रिलीफ दे रहा हूं तो कम से कम उसको काउंटर चेक कर लीजिएगा। एक और काम जो कामरान मिफ्ताह इस्माइल ने किया है, मैं उसी की तरफ आने लगा था कि ये तो चले एक फ्यूल प्राइस का तो हो गया, और हम अपने प्रोग्रामों में इस पर इत्तेफाक था कि ठीक है तेल की कीमतों पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, ये बिल्कुल जायज़ नहीं कि हुकूमत अपनी जेब से पैसे दे। हाँ, लेकिन इस बात के ऊपर के अनड्यू जो टैक्सेस हैं
अब ये जो पेट्रोलियम लेवी है, होना तो ये चाहिए था, आप भी हमें यही समझाते रहे कि बहुत ग्रेजुअल 5-5 रुपए करके, और एक टाइम लगेगा कि जब उस लेवल पे ले जाएंगे तो शायद उस वक्त तक हो सकता है कि पाकिस्तान की मैशत इतनी बेहतर हो जाती तो आम लोग कुछ उसका बोझ बर्दाश्त कर सके। अब विद इन नो टाइम इन्होंने पेट्रोल के ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी है वो 37.5 रुपए फी लीटर तक ले गए हैं। मतलब ये तो किसी भी तरीके से मेरे ख्याल में जस्टिफाइड नहीं है। तो क्या कहते हैं मुफ्ती साहब? देखिए, दो चीजें थी। जो तो हाई स्पीड डीजल था उसके ऊपर इन्होंने 5 रुपए आगे बढ़ानी थी हर महीने लेवी, और जो पेट्रोल था उसके ऊपर एग्रीमेंट ये था कि 10 रुपए हर महीने उसमें इजाफा होगा, और वो जनवरी 2023 में वो हो जाएगी 50 रुपए और फी लीटर। और जो डीजल के ऊपर जो कि 5-5 करना था, पहले इनिशियली 10 था एक महीने में, तो वो मार्च 2023 में हो जाएगी 50 रुपए फी लीटर। अब यहां पे भी चालाकी करने की हुकूमत ने कोशिश की और ज्यादती की है अवाम के साथ ऐसे वक्त में जब वो पहले इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ा रही। एक तरफ तो इन्होंने कीमतें फर्दर बढ़ा दी 3 रुपया। इस दफा जो पेट्रोलियम मसनूआत के सारिफीन थे, खासतौर पर जो पेट्रोल के सारिफीन थे, उनके लिए रिलीफ बनता था बावजूद 10 रुपए इजाफी पेट्रोलियम लेवी लगाने के। ओगरा ने प्राइसेस जो है वो मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि कम करें, कि जो इंटरनेशनल वो तो ओगरा का कमी बनती थी ना, लेकिन टैक्सेशन भी लगनी थी। अब मिफ्ता इस्माइल ने यह किया है कि बजाय के पेट्रोलियम लेवी को 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए करते, इन्होंने कर दिया 37 रुपए 50 पैसे। 7.5 रुपए फी लीटर इन्होंने पेट्रोलियम लेवी हमारे ऊपर ज्यादा लगा दी है, और ये IMF के मुआहदे के तहत इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो इन्होंने काम अगले जाके महीने में अक्टूबर में करना था उसका तकरीबन 70% अभी कर दिया। और क्यों किया? मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी कि अब मसला ये है कि मुल्क में इस वक्त डीजल की कंजम्पशन बढ़ेगी, जो सैलाब की सूरत हाल है वहां पर इन्होंने वाटर पंपिंग करनी पड़ेगी इनको, तो डीजल के ऊपर जो इस वक्त लेवी 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए होनी थी फी लीटर, उसको कम करके 7.5 रुपए कर दिया। तो अगर हुकूमत को उनका ख्याल था तो अपनी जेब से देते, हमारे ऊपर क्यों ये जुल्म कर रहे हैं? ज्यादती है। मैं एक कमेंट कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था तो किसी ने ये सही कहा कि ये है बेसिकली ये इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रही है, क्योंकि जब इस तरह के इकदाम करेंगे तो इमरान खान साहब की वैसे ही सपोर्ट बेस में इजाफा हुआ है, जो भी उसकी वजूहात हों, और इस तरह के अगर वो गैर मकबूल फैसले करेंगे तो जाहिर है कि जो रही कई इस गवर्नमेंट की जो कसर है वो भी निकल जानी है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे। ये तो हमने फ्लड से पहले जो महंगाई की सिचुएशन थी उसका तस्करा किया। अब जो हफ्तावार जो फिगर्स आदादोशुमार आए हैं, जाहिर है कि उसमें फ्लड का इम्पैक्ट भी शामिल है। वो महंगाई की क्या शरह है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम तस्करा कर रहे थे जो अगस्त के महीने की महंगाई की शरह आई है वो 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो आदादोशुमार है वो सैलाब से पहले जो महंगाई की शरह है उसके हैं। अब जब सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में कई जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, और ख़ास करके उसके नतीजे में दो चीज़ें, ज़ाहिर है कि प्याज और टमाटर, उनकी कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। तो शहबाज, इसमें मेरे ख्याल में मज़ीद हमें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। जो लोग ख़रीदारी करते हैं उनको पता है कि प्याज और टमाटर कितने महंगे हुए हैं। जो अभी तक के सिंध हुकूमत के भी जो आदादोशुमार हैं, सिंध के अंदर सिर्फ मेरे ख्याल में 42,000 एकड़ से जायद अराजी पर जो प्याज काश्त किए गए थे वो वहाँ पर ज़ाहिर है कि सैलाब हुआ, वो फसल तबाह हुई। टमाटर जो है 12,000 एकड़ अराजी के ऊपर जो काश्त किए गए थे वो फसल जो है वो तबाह हुई। तो जाहिर है कि ये तो होना था, और फिर दूसरी तरफ जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है। अब ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे जो अगस्त की शरह आई वो सैलाब से पहले थी। अब जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो वीकली हफ्तावार महंगाई की शरह होती है, क्या उसमें अब रिफ्लेक्ट हो रहा है ये जो महंगाई की शरह है? सैलाब के बेहतर नंबर है इन अ वे के, बट उसके अंदर भी पूरी रिफ्लेक्शन इसलिए नहीं आ रही कि जो आज PBS ने इसका नंबर जारी किया SPI का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का, जो 53 अशिया होती हैं, ज़्यादातर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब भी करते हैं। उसमें जो महंगाई की नाज़िला अशरा है वो 45.5% आई है। ये नंबर 1 सितंबर 2022 का, यानी कल तक का है। इसके अंदर बाकी अशिया में तो इतना कोई खास रद्दोबदल नजर नहीं आ रहा, लेकिन दो जो चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है और जिसकी शॉर्टेज भी आ रही है मार्केट के अंदर, प्याज और टमाटर। प्याज की जो कीमत है उसको अगर पिछले साल
किसी हफ्ते से कंपेयर किया जाए तो उसमें कोई 240% इजाफा नजर आ रहा है पीबीएस के बकौल। ऑल्दो ये एक एवरेज नंबर है, एक्चुअल इंक्रीज इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। टमाटर की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, इस पे भी कोई 220% टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है इस हफ्ते कंपेयर टू द लास्ट ईयर ऑफ द सेम वीक। लेकिन इसके अंदर अगर वीकली बेस पे देखते हैं उसमें भी प्याज में कोई 42% इजाफा है और टमाटरों में भी कोई 13%। ये एवरेज नंबर है, एक्चुअल इंपैक्ट आने वाले दिनों में ज्यादा आएगा। लेकिन कामरान इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट ये गवर्नमेंट थोड़ी सी प्रोएक्टिव है और गवर्नमेंट ने जो इन दोनों अशिया की इंपोर्ट्स के ऊपर कुछ टैक्सेस थे, एक तो ईरान और अफगानिस्तान से उन्होंने इंपोर्ट की इजाजत दे दी, उसके साथ ही उन्होंने इसके ऊपर जो टैक्सेस थे कोई 20% सेल्स टैक्स और 1% इसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगा हुआ था, वो इन्होंने 31 दिसंबर 2022 तक खत्म उसको कर दिया है। तो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बट जहां पे इस सैलाब की वजह से जो सप्लाई चेन की डिसरप्शन आई है उसका इंपैक्ट तो बिल्कुल इसके अंदर आ रहा है। पर कुछ होर्डिंग भी हुई थी, हुकूमत को यह चाहिए खासतौर पर सूबाई हुकूमतों को कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लें और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके जहां ठीक है केपी में बहुत बुरी सूरत हाल है, सिंध में तो बहुत ही ज्यादा बुरी सूरत हाल है, पंजाब के अंदर भी ये अशिया पैदा होती है, तो वहां पे क्यों इतनी शॉर्टेज आ रही है? क्योंकि पंजाब में जो इफेक्ट आया वो हमारा जो नॉर्दर्न बेल्ट है उसके ऊपर ज्यादा नहीं। और ये बदकिस्मती है मेरे ख्याल में हमारे यहाँ के, जब इस तरह की आफात आती हैं तो कुछ लोग हमेशा आप कह लें कि वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर जाहिर है कि आपने ईरान अफगानिस्तान का जिक्र किया कि वहां से तो जाहिर है कि ये दो चीजें अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, टैक्सेस और ड्यूटीज भी गवर्नमेंट ने उसमें रिलैक्स कर दी हैं। एक जो प्रपोजल जाहिर है वो बात हो रही थी कि भारत के साथ भी तिजारत को खोला जाए और खुद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वो कम अज कम हुकूमत को ये तजवीज़ देंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट में महंगाई को कम करने के लिए अगर हमें टमाटर प्याज और इस तरह की जो खाने पीने की अशिया हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं भारत से तो हमें जरूर करनी चाहिए। अब जाहिर है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ये बात करें तो लगता यही है कि एक संजीदा प्रपोजल है। लेकिन जब मैंने कोशिश की, दफ्तर खारजा जाहिर है कि एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है क्योंकि भारत के साथ जब आप तिजारत खोलने की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि बाकी जो मामलात हैं वो भी शामिल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंटली पोजीशन रही है 5 अगस्त 2019 के बाद कि जब तक भारत कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको बहाल नहीं करता, हम किसी किस्म के जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो भारत के साथ बहाल नहीं करेंगे। तो इस तनाजुर में जो मेरी दफ्तर खारजा के ज़राए से बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ था कि इस हवाले से अभी कोई संजीदा कोशिश नहीं हो रही, बल्कि कल दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर यह कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए। और उसकी एक वजह जो दफ्तर खारजा के ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि भारत भी इस वक्त कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर एक नेचुरल क्लैमिटी है, पाकिस्तान को ज़रूरत है इन अजनास की, लेकिन भारत भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात जो हैं उनको बहाल करे। और कल उनके दफ्तर खारजा यानी कि भारत के दफ्तर खारजा से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा नबातुला जवाब दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि यस, जो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्होंने अफसोस का इजहार किया जो पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, लेकिन जहाँ तक तिजारत का ताल्लुक है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो मेरी सिफारती ज़राए जो बता रहे हैं उनका भी यही कहना है कि भारत का ये ख्याल है कि पाकिस्तान जो आए दिन पोजीशंस चेंज करता है, कभी कहता है कि हम तिजारत तब तक बहाल करेंगे जब कश्मीर के ऊपर कुछ पेशरफ्त होगी, और कभी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो फिर इस तरह से तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए बेशक वज़ीर ख़जाना की अगर ख्वाहिश ज़रूर है कि तिजारत को बहाल किया जाए भारत के साथ, लेकिन अभी तक लगता यह है कि शायद ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे महमूदुल हसन बुखारी साहब, उनसे बात करेंगे जो ज़राअत के नुकसानात हुए हैं सैलाब की वजह से। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सैलाब की वजह से जो ज़राअत और फसलों पर जो मनफी असर पड़ा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कहसान फाउंडेशन के सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जो हुकूमत के अपने इब्तदाई आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तो कोई अच्छी तस्वीर हमें नज़र नहीं आ रही। जो टारगेट था इस साल हुकूमत का ज़राअत के शोबे में 3.9% ग्रोथ का, अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें मनफी ग्रोथ होगी। आपका अपना अभी तक का क्या तखमीना है कि कितना नुकसान हुआ है या हो सकता है इन सैलाब की वजह से हमारे ज़राअत को? शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया, और गुजारिश ये है कि ज़राअत
जो इस मुल्क की जीडीपी का 24% है, और ज़राअत जो है वो उससे सारी सनत भी आपकी चलती है, और आपके तमाम जो रोजगार है 48% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत के साथ वाबस्ता है। आपकी ट्रैक्टर इंडस्ट्री हो, आपकी कॉटन इंडस्ट्री हो, आपकी शुगर इंडस्ट्री हो, आपकी फ्लोर मिल हो, और दीगर चीजें, आपकी फर्टिलाइजर हो, आपकी तमाम चीजें जो हैं वो ज़राअत से चलती हैं। अब ये जो हम हर चीज को ही अल्लाह के जिम्मे लगा के और अपने आप को बड़ी जिम्मा करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा जो डिजास्टर हुआ है, अगर इसके बरवक्त इंतजाम किए जाते, जबकि पता था कि पाकिस्तान उन 8 मुल्कों के में शामिल है जहाँ पे मौसमियाती तब्दीलियों का होना लाजिम है, तो फिर हमने वो उसकी मनसूबाबंदी नहीं की। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात, ये बात दुरुस्त है कि इतना नुकसान हुआ है कि अब ग्रोथ जो है वो मुल्की में ही जाएगी। मैं उसकी मिसाल दे दूं कि कॉटन जो है वो आपकी, लेकिन सिंध में वो तकरीबन 80% आपकी कॉटन जो है वो खत्म हो चुकी है सिंध के अंदर। पंजाब हुई है आपकी जो डेरा से लेकर ये जो मगरबी है 350 किलोमीटर की हो गया, हो गया, और डेरा तक जो है ये बहुत जो है वो देखते, और उस वजह से जो है वो कॉटन हमारी जो है वो 10 के करीब है। पिछले साल तो कोई आफत। अच्छा, महमूद उल हक बुखारी साहब, आपकी आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है। आप काइंडली जरा थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हुकूमत का ये ख्याल है कि कॉटन का जो उनका तखमीना था 11 मिलियन बेल्स का, उसके मुकाबले में कुछ 54 लाख बेल जो है वो अब पैदा होंगी। तो आपके ख्याल में ये जो असेसमेंट है, कोई लॉसेस को मोर देन हाफ बनते हैं, ये ठीक है या आप समझते हैं कि ये भी कम है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि आपको बाहर से जो इंपोर्ट करनी पड़ेगी वो 40 से 50 लाख बेल जो है वो आपको अभी भी जो है बाहर से लेनी पड़ेगी, जबकि चूंकि पंजाब के अंदर जो है वो कॉटन थोड़ी सी महफूज है और बेहतर हालत में है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए हमारा ड्रेन का कोई सिस्टम नहीं है, हमारी नहरी निजाम का कोई सिस्टम नहीं है। हम बीमारी जब आ जाती है तो उसकी इलाज तो हम करते हैं, लेकिन उसके आने से पहले हम कोई ऐसे इकदाम जो है वो नहीं लेते, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। आपकी चावल की फसल जो है वो भी सिंध के अंदर जो है वो उस नुकसान पहुंचा है, आपके बलूचिस्तान के अंदर आपके फलों को नुकसान पहुंचा है, सब्जियों को नुकसान। यहाँ पे कथा कलामी होती है, वो बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। एक तो सैलाब से पहले की चले सिचुएशन, हम ज़राअत के शोबे पे जाहिर है कि जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं बात करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके की बारिशें हुई हैं, जो सैलाब आए हैं, आपको लगता है कि कोई भी हमारे पास ऐसा तरीकाकार था कि हम इस नुकसान से बच सकते थे? जी बिल्कुल था। मैं तो देखता हूँ, जब बाहर की दुनिया को देखता हूँ, कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब बारिश ना हो, तो ना तो वहां की सड़कें टूटती है, मजे की बात ये है, और ना ही वहां पे पानी खड़ा होता है। ठीक, यहाँ पे तो काम ही नहीं किया जाता। गुजारिश अगर नहीं बुखारी साहब, देखे वो ठीक है आपकी बात, वहां का वेदर पैटर्न ऐसा है कि ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त बारिशें हुई हैं वो ऑन एवरेज को 300% ज्यादा है, सिंध में को 700% ज्यादा। तो शायद कोई भी एक तरक्की पजीर मुल्क जो है वो इस तरीके से निपट नहीं सकता। चले इस बहस को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कि अब जो लॉसेज हुए हैं उससे निपटने के लिए क्या हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम कर रही है जिससे आपको लगता है कि वो किसानों को कंपनसेट कर सकती है या करना चाहती है? कुछ राब्ते हुए हैं या अभी भी सिर्फ चूंकि उनका फोकस रिलीफ की तरफ है, वो आपकी तरफ नहीं आ सके जो नुकसानात हुए हैं? जी, आपने पूछा कि देखिए राब्ते तो कभी भी हुकूमत जो है वो किसानों के साथ नहीं करती। हम ही चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसके बाद कोई शायद बात कोई सुन ले तो सुन ले। तो मैं ये कहता हूं कि जब तक, और मीडिया से भी मेरी ये दरखास्त है, जब तक ज़राअत को नेशनल डिबेट का हिस्सा नहीं बनाओगे और आप इस पे बात नहीं करोगे, तो आज जो ये तपिश है, आप देखें कि प्याज का रेट क्या है, आप देखें कि भिंडी का रेट क्या है, कद्दू का रेट क्या है, या तोरी का रेट क्या है, इन सब्जियों का क्या रेट है।
अब उसकी तपिश जो है वो बड़े शहरों के अंदर भी पहुंच रही है। बड़ी फसलों का तो हमें 4-5 बड़ी फसलों का हमें पता है जो मुतासिर हुई हैं। आप काइंडली बता सकते हैं कि कौन सी सब्जियां हैं, कौन से फ्रूट्स हैं जो मुतासिर हुए हैं, जो जिनकी फसलें खत्म हो गई हैं, उसके क्या असरात है कि है कौन सी फसलें, उनका काइंडली बताइएगा। मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि ये चूंकि बारिशें तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी और हमने तो अब आके आज से 8 दिन या 10 दिन पहले आके शोर मचाना शुरू किया है। उससे पहले अगर कोई इक़दाम लिए जाते, आप ये देखें कि आपकी खजूर खराब हुई, आपके जितने फल, बलूचिस्तान के साथियों से बात हो रही थी जो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे, वो बेचारे सर पे हाथ रख के रो रहे थे कि हमारा क्या बनेगा, हमारे घर उजड़ गए, हमारे मवेशी बह गए, हमारी फसलें तबाह हो गई, हमारे जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ। वो कहते हैं कि हमें जो है अगर अब हुकूमत नहीं खड़ी होगी और हुकूमत जो है वो किसानों के इस जख्म पे मरहम नहीं रखेगी तो आप यकीन कीजिए आप कितनी चीजें बाहर से मंगा लेंगे। अभी जिस तरह कहा जा रहा है कि जी आप अफगानिस्तान से ले लेंगे, आप ईरान से ले लेंगे, इंडिया से ट्रेड हम कर नहीं सकते कश्मीर के मसले की वजह से, तो उसमें बुनियादी तौर हमारे पास वक्त कम है, जरा जल्दी से एक चीज बताइएगा, जो नुकसान आप बता रहे हैं उसके मुताबिक हुकूमत की तरफ से पर फैमिली कितनी मदद हो कि आप लोग जो है वो रिवाइव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं? हाँ, मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत सबसे पहले अगर इसको देखें, अभी जो प्याज है उसकी बिजाई इस महीने में सितंबर से शुरू होनी है पंजाब के अंदर। ये साइकिल है, पहले जो है वो बलूचिस्तान में, फिर सिंध में और फिर उसके बाद पंजाब में। जब वहां की सब्जियां खत्म हो जाती हैं तो फिर पंजाब में शुरू। ये 3 महीने का साइकिल है जहां जो है वो परेशानी होनी है, वो उसको बाहर से लें। आप यहाँ पे जो है वो किसानों को रजिस्टर करें, उनको इंसेंटिव दें, उनको जो आपकी इनपुट्स हैं वो सस्ती करें। आज डीएपी जो है वो आप देखें कि वो कहां से हम जो है वो खरीद करेंगे कि 14,000 रुपए की है। आज इन्होंने जो है यूरिया भी बढ़ा दिया और यूरिया मिल भी नहीं रही, हम ब्लैक पे ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बिजली का रेट ये है कि 40 से लेके 100 रुपए यूनिट तक। हजूर ये किसान जो है ये कहां से भरेगा? फिर जो ट्यूबवेल्स आप ये जो मैंने पट्टी बताई है, जहां जहां बारिशें इतनी हुई हैं वहां के ट्यूबवेल्स के बोर खत्म हो गए हैं, वहां पे जो सोलर किसान ने लगाया हुआ था वो तबाह बर्बाद हो गया। और उसके बाद ये तो तमाम बैंक्स जो हैं। महमूद हक बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। ये जो आपने पॉइंट्स किए हैं बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं कि गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट कॉम्पनसेशन नहीं भी देती किसानों को तो कम से कम 2-3 चीजें जो आपने गिनवाई हैं, डीएपी है, यूरिया है, दूसरा ये जो बिजली के बिलों का हमने ऑलरेडी तस्करा किया है, कम से कम इसके ऊपर तो किसानों को इंसेंटिव दे सकती है कि जो उनके नुकसानात हुए हैं उसका कुछ ना कुछ तो अजाला हो सके। देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि उनके पास भी रिसोर्सेज इतने हैं नहीं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।